नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी के महत्वपूर्ण छंदों के बारे में। चाहे आपके पास सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी हो, जो मैं आज आपको छंद कराने वाला हूं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक हिंदी वालों की अगर हम बात करें तो साहित्यिक हिंदी वालों के लिए जो मैं आज जितने करा दूंगा उतने ही तैयार करने हैं। और जिस तरीके से मैं तैयार कराऊंगा, अगर आप उस तरीके से एग्जाम में लिख देते हैं तो ये समझिए आपके जो छंद के अंक हैं उसमें से आधा नंबर भी नहीं कटेगा। और अगर हम साहित्यिक हिंदी वालों के लिए बात करें तो जो मैं आज कराऊंगा वो तो इम्पोर्टेंट है ही, यानी उन्हें तैयार करना ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ छंद हैं जो उन्हें तैयार करने हैं। तो सब कुछ डिटेल से बात करेंगे। जो साहित्यिक हिंदी वालों के लिए कुछ छंद बचेंगे उन्हें मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम छंद के बारे में ही समझते हैं। देखिए, छंद है क्या, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी छंद का कुछ मतलब तो होगा। तो छंद का अगर शाब्दिक अर्थ हम बोलें, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसकी बिल्कुल फ्री में। जो मैं छंद कराऊंगा उन सभी की बिल्कुल साफ सुथरी पीडीएफ मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी पे। तो अभी कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। मैं बोर्ड एग्जाम 2027 जो है उसके लिहाज से बता रहा हूँ। तो शाब्दिक अर्थ हम अगर बात करें कि महत्वपूर्ण छंद जो है, यानी छंदों का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? खुश करना। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खुश करना, खुश करना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछे जा सकते हैं। जो मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा वो सब एमसीक्यू के लिए तैयार करना है। छंद में जब आप लिखेंगे तो आपको वहाँ पर परिभाषा, उदाहरण, यही सब देना होगा। लेकिन ये आपके काम का तब होगा जब एमसीक्यू में आएगा। एमसीक्यू के लिए आपको तैयार करना है, या आप एग्जाम के लिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? खुश करना। अगर हम बात करें इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, यानी छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग हम बात करें तो कहाँ हुआ था? प्रथम प्रयोग, प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। इसमें इसका यानी इस पुस्तक ये जो वेद है इसमें छंद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो छंदों के बारे में किसने बताया था, ये भी पूछा जा सकता है। और जिसने बताया उसने कितने प्रकार बताए थे छंदों के, ये इसकी अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम बताया किसने था? सर्वप्रथम किसने बताया? किसने बताया छंदों के बारे में? छंदों के बारे में तो एक मुनि थे जिन्हें हम बोलते हैं आचार्य, आचार्य पिंगल। नाम है इनका पिंगल, ये याद रखना है आपको, आचार्य पिंगल। किसने सर्वप्रथम बताया? आचार्य पिंगल ने। अब आचार्य पिंगल ने ऐसे थोड़ी गा दिया होगा कि भैया छंद ये होता, किसी ना किसी पुस्तक में लिखा होगा। तो पुस्तक भी आपको ध्यान रखनी है। तो पुस्तक इनकी कौन सी थी? पुस्तक की अगर हम बात करें तो पिंगल शास्त्र। क्या बोल सकते हैं? पिंगल शास्त्र। एमसीक्यू में अगर पिंगल शास्त्र मिलता है तो उस पर क्लिक करेंगे। पिंगल शास्त्र नहीं है तो इसे हम छंद शास्त्र भी बोलते हैं, छंद शास्त्र। तो ये आपको याद रखना है। अगर इनमें से कोई भी मिल गया तो सर्वप्रथम किसने बताया था? आचार्य पिंगल ने बताया था। उनकी पुस्तक कौन सी है? पिंगल शास्त्र, या उसे हम छंद शास्त्र भी बोलते हैं। अब इस पुस्तक के अनुसार इन्होंने छंदों के तीन प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? तीन प्रकार। पहला प्रकार था कि छंद मात्रिक होता है, यानी मात्राओं के आधार पर हम काउंट जिससे करेंगे वो मात्रिक छंद। तो छंद मात्रिक होगा। और दूसरा छंद वर्णिक होगा। वर्णिक यानी वर्ड की काउंटिंग करके हम पता करेंगे कि ये छंद कौन सा है, वर्णिक छंद। और तीसरा इन्होंने बताया उभय, उभय छंद। उभय छंद का मतलब क्या है? उभय छंद का मतलब यह है जिसमें मात्राओं के हिसाब से भी काउंट कर सकते हैं और वर्णिक छंद भी। वर्णिक छंद दोनों का मिक्सचर होता है, ये समझ लीजिए। इन दोनों का मिक्सचर जो छंद होता है वही उभय छंद होता है। तो पिंगल, जो आचार्य पिंगल थे, उन्होंने क्या कहा अपनी पुस्तक में कि छंद तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और उभय छंद। और अब एक और चौथा छंद आपको याद रखना है जो है मुक्तक छंद। अब मुक्तक छंद मुख्य रूप से कितने हैं ये सब हम समझ लेंगे। आचार्य पिंगल ने कितने बताए? तीन। और एक और छंद आपको याद रखना है, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद, मुक्तक छंद, इसे हम चौथा छंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौथा छंद। ये याद रखना है, चौथा छंद, इसे क्या बोलते हैं? चौथा छंद। और ये मुक्तक छंद किसने दिया था, यानी इसके प्रवर्तक कौन है? सूर्यकांत
सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके मतलब प्रवर्तक माने जाते हैं मुक्तक छंद के। तो कुल मिलाकर अभी तक जो हमने देखा तो कितने छंद हमें मिले, अगर हम देखें तो कुल मिलाकर हमें 4 छंद मिले, पहला, दूसरा, तीसरा और ये जो मुक्तक छंद है इसे मिलाकर चौथा। कुल मिलाकर कितने छंद हैं? 4 छंद हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल छंद कितने हैं। कुल छंदों की अगर बात करें तो कुल छंद कितने हैं? 4। मुख्य छंद की अगर बात करें, इसमें कुछ मुख्य भी होंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मुख्य छंद कितने हैं? ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है एमसीक्यू में, इन्हें आपको तैयार जरूर करना है। देखिए ये आपका बेस ऐसा होना चाहिए कि अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यही सब अगर हिंदी है तो यही सब पूछा जाएगा, तो अगर इसको यही डिटेल से पढ़ लेंगे तो हमें वहाँ पर केवल रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार पढ़ लिए, पहले से पढ़ा है, रटा है, समझा है, तो हमें बस वहाँ पर एक बार नज़र घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या क्या पूछा जाता है। और जब ये पहले से ही पढ़ रखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से वहाँ पर समझ में भी आएगा और कम समय में आप अच्छे से अच्छा स्कोर भी कर सकेंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ अच्छे से आपको तैयार करते हुए चलना है और इस चैनल पर आपको इसी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। ये नहीं कि जो जरूरी है वही करा दिया, जो आपके लिए आगे जरूरी है वो भी कराया जाएगा, यानी कुछ भी छूटने वाला नहीं है। अब जैसे मुख्य छंदों की हम बात करें तो मुख्य छंद कितने हैं? 2। कुल छंद हम देख लिए, जैसे मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। कुल जो छंद हैं 4 हैं। मुख्य छंद कौन है? 2। वो कौन कौन से हैं? एक होगा मात्रिक, एक कौन सा होगा? मात्रिक, और एक वर्णिक छंद, एक वर्णिक। तो ये मुख्य छंद हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्य छंद कौन कौन से हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद। ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। अब थोड़ा इसके अंगों की बात करते हैं। जैसे छंद के अंग कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है छंद के, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा छंद का अंग है या नहीं है, इस तरीके से पूछेगा। तो छंद के 7 अंग हैं, सातों को आपको याद रखना है। चलिए उनकी बात करते हैं। तो अगर बात करें छंदों के जो अंग हैं उनके बारे में, तो छंदों के अंग कुल मिलाकर कितने हैं? 7 हैं। पहला जो अंग अगर हम बात करें तो पहला अंग होगा वर्ड। पहला अंग क्या होगा? वर्ड, क्योंकि वर्डों के आधार पर भी हम काउंट करते हैं। दूसरा क्या होगा? मात्रा। तीसरा होगा मात्रा, फिर यति। यति का मतलब क्या होता है? यति का मतलब होता है विराम, यानी कहाँ पर विराम किया जा रहा है। यानी कभी कभी देखते होंगे जब छंद या चौपाई पढ़ते, कुछ भी पढ़ते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि हल्का सा कॉमा लगा होता है, यानी वहां पर आपको थोड़ा सा रुकना है फिर आगे पढ़ना है। ये होगा यति यानी विराम। और फिर उसके बाद होगा गति। गति यानी किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि हर चीज का एक पढ़ने का तरीका होता है। ये नहीं छंद को पढ़ना आराम आराम से था और आपने ऐसे पढ़ दिया जैसे आप भाषण दे रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब क्या करना है। छंद का हमने शाब्दिक अर्थ समझा है कि खुश करना होता है। अब आप उसको उसी छंद को जिस तरीके से पढ़ना है, जब उसी तरीके से पढ़ेंगे तभी आप किसी को खुश कर पाएंगे, तभी वो मतलब समझ पाएगा कि किस छंद की बात हो रही है और किस तरीके से बात हो रही है। अब आप पढ़ रहे हैं छंद और पढ़ ऐसे रहे हैं कि लग रहा है भाषण दे रहे हैं, तो उसमें उसको क्या खुश करेंगे? वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि ये छंद पढ़ रहा है या भाषण दे रहा है, तो वो अर्थ क्या निकालेगा और क्या उससे खुश होगा। इसलिए आपको ये सब अंग याद रखने जरूरी हैं। ठीक है, यति हो गया, वर्ण, मात्रा, यति यानी विराम, फिर गति, और फिर क्या हो जाएगा? तुक। क्या हो जाएगा? तुक। तुक के बाद होगा गुरु और लघु। गुरु और लघु का याद रखना है। गुरु का मतलब होता है जहां पर 2 मात्राएं होंगी, और 2 मात्राओं को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, यानी जैसे हमने लिखा मानक। अब इसमें देखो माँ के लिए 1 मात्रा और इसके लिए 1 मात्रा, तो ये कुल मिलाकर कितनी हो गई? 2 मात्राएं। 2 मात्राएं हो गई। और फिर यहाँ पर 1 मात्रा है क्योंकि ना है, और फिर ये का सिंगल है तो 1 मात्रा। तो इस तरीके से ये क्या है? 2 मात्राएं, यानी ये क्या है? गुरु है। और ये जो 1 है इसी को हम बोलते हैं लघु, जिसमें 1 मात्रा होगी, जहां पर 1 मात्रा उसे हम लघु बोलेंगे, और जिसमें 2 मात्रा होंगी उसे क्या बोलेंगे? गुरु बोलेंगे। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? अंग है। और फिर अगर 7वें की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? गढ़। तो ये छंद के जो 7 अंग हैं इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे, देखिए बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, आपको लिखने के लिए नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि छंद के अंग कितने होते हैं। आपसे यही पूछा जाएगा कि छंद के
जैसे एमसीक्यू में पूछ लिया छंद के कितने अंग हैं, या ऐसे पूछ लिया छंद का इनमें से कौन सा छंद का अंग नहीं है, 4 ऑप्शन देकर, या कौन सा छंद का अंग है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलिए जो इंपॉर्टेंट छंद हैं एक एक करके उनके बारे में अच्छे से समझते हैं। पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन जो अभी तक बताया हूँ वो आपको नोट डाउन कर लेना है, ये एग्जाम के लिए ज़रूरी है, और साथ ही आने वाले आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यानी किसी की तैयारी करेंगे उसके लिए भी आपको ये याद रखना जरूरी है। अब चलिए हम बात करते हैं जो हमारा जो टॉपिक है आज का, कि सभी महत्वपूर्ण छंद सामान्य हिंदी और जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनके लिए कौन कौन से हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो हमारा महत्वपूर्ण छंद है वो है दोहा। दोहा को चलिए अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं कि परिभाषा इसकी क्या है और इसका उदाहरण किस तरीके से लिखेंगे। तो दोहा देखिए एक अर्धसमात्रिक छंद है। अर्धसमात्रिक का मतलब आप समझ गए होंगे, अर्धसमात्रिक। दोहा क्या है, एक अर्धसमात्रिक छंद है, अर्धसमात्रिक छंद है। और इसके चरण कितने होते हैं, चरण 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। इसके कितने चरण होते हैं, 4 चरण। चरण का मतलब होता है जैसे एक ये, फिर अल्प विराम, एक ये, फिर यहाँ पर पहला दूसरा, फिर एक ये थोड़ी लाइनें लिखी, फिर अल्प विराम, फिर ये, तो ये हो गए 4 चरण। इस तरीके से दोहा होता है। उदाहरण अभी देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोहा क्या है, अर्धसमात्रिक, यानी आधे आधे चरणों में जो है वो जो मात्राएं होंगी वो बराबर होंगी। और इसके 4 चरण होते हैं। पहले यानी पहले चरण, पहले और तीसरे चरण में 13 कितनी 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं होती हैं। फिर तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो अब इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए दोहा क्या है, एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अंत में ये भी बोल सकते हैं लघु और गुर होता है। तो इस तरीके से हम इस दोहे की परिभाषा लिखेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण कैसे आपको लिखना है और कैसे उसकी पंक्तियां मतलब उसमें मात्राएं काउंट करनी है। तो हम उदाहरण जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, फिर एक अल्प विराम, जैसे पेड़ खजूर, यानी यहाँ पर खजूर के पेड़ की बात हो रही है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी खजूर के पेड़ के जैसे बड़ा होने से बड़ा हुआ तो क्या हुआ। अब पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये हो गया इसका मतलब उदाहरण दोहा का। अब इसमें आपको मात्राएं कैसे काउंट करनी है, एक बार फिर से इसको उदाहरण को पढ़ते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि खजूर का जो पेड़ होता है उसके जैसे बड़े होने से क्या फायदा। जैसे बहुत से लोग अमीर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, लेकिन उनके अमीर होने से उनके समाज में या उनके अमीर होने से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होता। ठीक उसी तरीके से ये पंक्तियां हैं कि खजूर के पेड़ जैसे बड़ा होने से क्या फायदा, ना तो उसकी छाया किसी पंथी यानी राही को मिलती है, कोई जाकर उसकी छाया में भी नहीं बैठ सकता, जड़ यहाँ है, थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं झुंड होता है पत्तियों का ऊपर बहुत ऊंचे और उसकी छाया बहुत दूर लगती है, यानी पंथी यानी किसी राही को भी छाया नहीं मिलती है। और जो फल है, फल भी लगता है इतना दूर लगता है कि फल का भी लाभ नहीं मिलता है। तो उस तरीके से बड़ा होने से क्या फायदा है, तो यही इसका अर्थ है। अब आप मात्राएं कैसे काउंट करेंगे, मात्राएं काउंट करने के लिए क्या है, देखिए इसमें मात्राएं काउंट करने का
तरीका एक होता है कि जिसको हम कम, जो भी अक्षर होता है जिसे हम कम देर तक पढ़ते हैं उसमें लघु होता है यानी एक मात्रा, और जिसको ज़्यादा देर तक यानी ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं गुर, यानी उसमें दो मात्राएं होती हैं। तो अगर जैसे देखें तो बा को जल्दी खत्म कर दिया तो एक मात्रा है, और रा को थोड़ा देर तक पढ़ रहे हैं क्योंकि बड़ा का डंडा है तो बड़ा थोड़ा देर तक आया तो इसमें दो मात्राएं होगी, यानी इस पूरे में कितनी, दो मात्राएं। फिर ये क्या है, हु को जल्दी खत्म कर दिए एक, फिर इसमें दो मात्राएं, फिर इसमें तो भी एक बार में ही झट से खत्म कर दिए तो इसमें भी एक मात्रा है। अब ये क्या है, क्या, तो क्या जैसे आधा है तो इसमें क्या होगा, एक मात्रा, इस पूरे में एक मात्रा। लेकिन अगर इसके साथ कोई अक्षर आगे होता है तो इसमें तो एक मात्रा होती, लेकिन उसके अगले वाले में अगर लघु होता यानी एक मात्रा होती, तब भी इस अधूरे वर्ड की वजह से उसमें दो मात्राएं मानी जाती, तो यानी उसमें हम दो मात्राएं काउंट करते। तो इसमें क्या मिलाकर, कुल मिलाकर यहाँ पर दो मात्राएं निकलेंगी, फिर ये एक मात्रा और फिर यहाँ पर दो मात्राएं। अब काउंट करते हैं कितनी, 3 3 6 3 9 3 12, कितनी हो गई, 3 3 6 3 9 3 12 और एक ये छूट गई 13। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हो गई, 13। 3 3 6 3 9 3 12 और एक 13, यानी पहले चरण में 13 मात्राएं हो गई और दूसरे में कितनी होंगी, 11 मात्राएं। ऐसे ही काउंट कर लेंगे, जैसे जैसे को थोड़ा देर तक पढ़ रहे हैं तो इसमें दो मात्राएं, इसमें एक। पेड़, तो यहाँ पर देखिए एक अंग की बूंदी है तो ये अधूरा है तो यहाँ पर दो हो जाएंगी और यहाँ पर एक। खा में एक, जा में दो और यहाँ पर एक, तो 3 4 5 2 7 2 9 2 11, तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई, 11 मात्राएं हो गई। तो इस तरीके से आप मात्राओं को भी काउंट कर सकते हैं। आपको जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, मात्राएं काउंट करने के लिए नहीं बोला जाएगा। लेकिन आप कैसे पता कर सकते हैं वो जानना जरूरी है कि मात्राएं इसमें ये कौन सा छंद है, किस तरीके से हम मात्राओं को काउंट करेंगे। तो ये इसकी परिभाषा हो गई दोहा की, और ये उदाहरण आप लिख देंगे तो आपको जितने अंक मिलने थे उतने मिल जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं जो अगला महत्वपूर्ण छंद है चौपाई, उसके बारे में। तो अगर हम बात करें चौपाई छंद की, तो चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है, सममात्रिक। सममात्रिक का मतलब क्या होता है, शायद से पता चल रहा है, दिख ना रहा हो, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद। सममात्रिक का मतलब क्या होता है, जिसके सभी चरणों, जितने भी चरण इसमें आएंगे उसमें बराबर मात्राएं होंगी, यानी किसी में कम ज्यादा नहीं होंगी, या आधे में बराबर हैं आधे में बराबर हैं, इस तरीके से नहीं होनी, यानी बराबर हैं तो सब में बराबर हैं, इसीलिए क्या है, सममात्रिक छंद है। और इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में, यानी हर चरण में, प्रत्येक चरण में 16 कितनी, 16 मात्राएं होती हैं। और इसका विशेष रूप से जो प्रयोग किया है वो तुलसीदास जी ने किया है अपनी चौपाइयों में। अब ये इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा बहुत ही आसान है और इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है। ऐसा नहीं बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया या कोई बता दिया आपको इस तरीके से लिखो तो अच्छे अंक मिलेंगे। एग्जामिनर चाहता है कि आप कम शब्दों में लिखें, लेकिन आप टू द पॉइंट लिखें। ऐसा नहीं आप बिल्कुल कहानी बनाकर लिख दिए हैं। जो जो तथ्य इस मतलब इस टॉपिक से संबंधित है वो सब लिखें, लेकिन टू द पॉइंट कम शब्दों में लिखें। तब आप अच्छे तरीके से मतलब एग्जामिनर को इफेक्टिव बना सकते हैं और अच्छे से नंबर उससे खींच सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि उसके पास चेक करने के लिए एक ही कॉपी नहीं होती, बहुत सी कॉपियाँ होती हैं। जब वो देखता है कि कॉपी में कम शब्दों में टू द पॉइंट लिखा गया है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। उस बस निगाह घुमाया, सब कुछ देख लिया कि हाँ इसने कम शब्दों में इतना जब लिख ही दिया है तो मतलब नॉलेज तो होगा ही। अब जब नॉलेज है तो उसको वो कहानी से बनाकर अगर लिख दे, एक मान के चलो ये चौपाई है, इसको मैं ये जो लिखा है इतना और यहाँ तक लिख दूँ, पूरा बोर्ड भर दूँ इसी को समझाने में, तो ये तो एक ये हो जाएगा। जो भी देखेगा बोलेगा इतना कौन पढ़ेगा। तो ऐसे ही बिना पढ़े ही नंबर जो भी देना होगा देकर चल जाएगा। और जब कम शब्दों में लिखा होगा तो पढ़ेगा, समझ में आएगा उसको, और जो भी आप पॉइंट याद करने थे वो लिख ही देंगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर, आधा भी नंबर नहीं काटेगा। जितने नंबर देने थे वो दे देगा। तो आपको कम शब्दों में टू द पॉइंट लिखना है एग्जाम में, बढ़ा चढ़ा कर लिखने का प्रयास नहीं करना है। बहुत से लोग कहते हैं जितना ज़्यादा लिख दोगे उतना ही अच्छा होगा, यानी यहाँ एक नंबर दिया, एक यहाँ दिया, एक वहाँ दिया, तो अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। एग्जामिनर दिमाग खराब हो जाता है कॉपियाँ चेक करने में, इसलिए वो देखता है टू द पॉइंट लिखी कॉपी है तो उसी में सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिलते हैं। तो अब हम इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण इसका क्या होगा, तो उदाहरण बहुत से इसका हैं।
आप लिख सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण देखता हूँ जो आपको बताना जरूरी है कि एक उदाहरण है, जैसे जब जब होहि धर्म की हानि और बाढ़हि असुर अधम अधम अभिमानी। तो ये मैं लिख लेता हूँ, जब जब होहि धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब 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 प्रभु धरि विविध विविध यानी भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके, विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि दया निधि संतन पीरा। तो ये आपको चौपाई लिखनी है। अब देखिए ये तो छोटा सा था लेकिन चौपाई बढ़ाकर लिख दी, तो कुल मिलाकर ये उसी तरीके से हो जाएगा। और टू द पॉइंट जब आप अच्छे से लिखते हैं तो एग्जामिनर पर एक अच्छा सा इफेक्ट भी पड़ता है। राइटिंग थोड़ी सी आपको बनाकर लिखनी है, अगर नहीं बनती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे, नंबर मिलेंगे अगर टू द पॉइंट आप लिखते हैं। तो चौपाई की अगर बात करें, चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है, यानी सभी में मात्राएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब मात्राओं को काउंट करना मैं बता ही दिया हूँ, आप काउंट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगी, जैसे अंग की बूंदी है, तो अंग की बूंदी क्या है, आधा ना मान सकते हैं। तो आधा ना ये है, जब आधा ना है तो इसे हम एक मानेंगे और इसके अगले वाले को हम दो मानेंगे, तो इसे दो मानेंगे और इस पूरे को क्या मानेंगे, एक। इस तरीके से आपको काउंट करना है कि यानी जिसमें भी अधूरा वर्ड आ जाएगा तो उसके अगले वाले में भले दो मात्राएं हो या एक मात्राएं हो, लेकिन हमें क्या माननी पड़ेंगी, दो ही माननी पड़ेंगी। जैसे यहाँ अधूरा वर्ड आया है तो इसमें हो ही, हा जल्दी हम खत्म कर दे रहे हैं तो हा में एक मात्रा है, लेकिन इस अधूरे वर्ड की वजह से इसमें हमें दो मात्राएं माननी होंगी। तो ये नियम होता है काउंटिंग करने का। तो ये इस तरीके से आप मात्राएं भी काउंट कर सकते हैं। तो ये आपको उसमें मिल जाएगा पीडीएफ में, और यही आपको लिखना है अच्छे से एग्जाम में इसी तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ चौपाई आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी परिभाषा क्या है और उसका उदाहरण किस तरीके से आपको लिखना है। अब जो अगला महत्वपूर्ण है, जैसे सोरठा, उसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें सोरठा की, तो सोरठा भी क्या है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक का मतलब आपको पता है कि आधे में मात्राएं समान होंगी और आधे हिस्से में मात्राएं समान होंगी। तो ये भी छंद कैसा है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह कैसा छंद है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और इसमें भी कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और पहले तथा तीसरे चरण में 11 कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए कि यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे जो चरण है उसमें क्या होता है, 11 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा दूसरे तथा चौथे चरण में, कौन से, चौथे चरण में कितनी, 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं भाई, 13 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ से आपको देखने में पता चल रहा होगा कि हमने दोहे का जब दोहे की परिभाषा पढ़ी थी तो वो भी क्या था, अर्ध सम्मात्रिक छंद था, उसमें भी 4 चरण थे। लेकिन उसमें क्या था कि पहले और जो तीसरा चरण था उसमें 13 मात्राएं थी, और जो दूसरा और चौथा चरण था उसमें 11 मात्राएं थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हो गई और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्रा होंगी। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो
सोरठा है, ये दोहे का उल्टा होता है, यानी बिल्कुल उल्टा होता है। तो हम लिखेंगे यह दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। अब इसका उदाहरण की अगर हम बात करें, इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण है जो सुमिरत सुमिरत सिद्धि होय, सिद्धि होय गणनायक गणनायक करिबर करिबर बदन, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह करहु अनुग्रह सोय अब बुद्धि बुद्धि राशि बुद्धि राशि एक मिनट बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, त्रुटियां हो रही हैं, शुभ गुण सदन। तो ये इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। इसमें जो ये पहला और तीसरा चरण है, इसमें कितनी कितनी मात्रा, पहला और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? तो इसमें 11 मात्राएं होंगी। और जो दूसरा और चौथा चरण है, ये दूसरा हो गया और ये चौथा चरण, इसमें कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। यानी ये जस्ट क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सोरठा आपको कैसे लिखना है, परिभाषा और कौन सा उदाहरण लिखना है। देखिए उदाहरण के लिए आपके पास बहुत से उदाहरण हैं, तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद है, वो उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो अगला जो महत्वपूर्ण छंद है वो है कुंडलिया, चाहे आप साहित्यिक हिंदी में हो या सामान्य हिंदी। अभी तक जो मैं बताया सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको छोड़ने नहीं हो, चाहे साहित्यिक हिंदी वाले हों या सामान्य हिंदी वाले हों। तो कुंडलिया की चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें कुंडलिया की, तो इसमें 6 चरण होते हैं और 6 चरणों वाला ये एक विषम मात्रिक छंद होता है। यानी विषम अलग अलग इसमें मात्राएं होती हैं, क्योंकि 6 चरण हैं, 6 चरणों में कोई कुछ फिक्स नहीं है, अलग अलग मात्राएं हैं सब में, इसलिए ये क्या है? एक विषम मात्रिक छंद है। तो इसमें हम लिखेंगे यह एक विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। राइटिंग पे मत जाना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। इसके 6 चरण होते हैं। अब ये जो है, ये कुंडलिया है, ये दोहा और रोला से मिलकर बना है। यानी पहले जो 2 चरण होंगे इसके कुंडलिया के, वो दोहा के होंगे, और लास्ट वाले जो 4 चरण होंगे वो रोला के होंगे। तो ये दोहा और रोला के मेल से बना है। किससे बना है भाई? दोहा और रोला के मेल से बना है। मेल यानी ये मेल मत समझना कि जो हम रगड़ रगड़ के निकालते हैं, वो मेल नहीं है। मेल का मतलब है यानी इन दोनों का मिलना, तो मेल से बना है। अब इसमें थोड़ा नोट पॉइंट में क्या लिखना है? इसके पहले, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके पहले 2 चरण दोहा के होते हैं। किसके? दोहा के होते हैं। तथा अगले 4 चरण रोला के होते हैं। अगले जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। और इसकी एक खासियत ये भी है कि कुंडलिया में जिस वर्ड से शुरुआत होगी, यानी जिस शब्द से कुंडलिया की शुरुआत होगी, उसी शब्द पर इसका अंत भी होता है। यानी जैसे हमने लिखा कि कमल से, तो अंत भी कैसे होगा? अंत में भी कमल से लिखा होगा, यानी कमल से अंत होगा। इस तरीके से जिससे शुरुआत हुई उसी पर इसका क्या हो गया? अंत होगा। जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी शब्द से इसका अंत भी होगा। तो ये इसकी एक बड़ी खासियत है। तो ये भी आपको लिखना है कि इसकी एक विशेषता यह है
कि जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है उसी पर इसका अंत भी होता है अब ये सोचना, ये मत सोचना कि ये बहुत बड़ी परिभाषा है। इतना आपको कुंडलिया के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये लिखा हूँ। नहीं तो मुझे क्या है भाई, मुझे कम लिखना पड़ता और अच्छा था, क्यों इतना हाथ दर्द करवाता। लेकिन इतना आपको याद रखना है। कुंडलिया क्या है, एक विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं और ये दोहा और रोला के मेल से बना है, दोहा और रोला से मिलकर बना है। इसके जो पहले 2 चरण होंगे वो दोहा के होते हैं तथा अगले 4 चरण रोला के होते हैं। यानी जो आगे नीचे 4 चरण होंगे वो किसके होंगे, रोला के होंगे। इसकी एक विशेषता यह है कि जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है उसी शब्द से यहाँ पर आप लिखेंगे उसी शब्द से इसका अंत भी होता है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। तो कुंडलिया का उदाहरण जो था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, उदाहरण में लिखा है, बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए। यानी बिना विचारे जो करते हैं काम वो आगे को पछताते हैं, यानी कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं बिना विचार के जो काम करते हैं। तो बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछ टरत न तारे, खटकत है जिय माह की जो बिना विचारे। यानी यहाँ पर लिखा गया है कि बिना विचारे जो भी काम करोगे तो आगे पछताओगे। अब यहाँ पर जैसे हमने एक जो बताया था कि ये जो 2 लाइनें हैं ये किसकी हैं, ये 2 लाइनें दोहा की हैं। आप काउंटिंग इसमें कर सकते हैं। और अगली जो 4 लाइनें हैं ये किसकी हैं, ये रोला की हैं, अगली 4 लाइनें। और जो इसकी एक खासियत थी कि बिना विचारे, पहला जो शब्द ये है बिना विचारे, या ये मान सकते हैं पहला शब्द, या ये दोनों हम ले सकते हैं, कुछ भी, या एक पूरी पंक्ति भी ले सकते हैं, यानी जिससे शुरुआत होगी उसी से अंत। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बिना विचारे, तो यहाँ पर भी क्या है, बिना विचारे से ही इसका अंत हुआ है। यानी जिस शब्द से शुरुआत हुई उसी से इसका क्या हुआ है, अंत। ये सबसे बड़ी खासियत है, एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जिस शब्द से शुरुआत होती, ऐसा कौन सा छंद है जिसमें जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी से अंत होता है। तो क्या ऑप्शन में सही होना चाहिए कि कुंडलिया छंद ऐसा है जिसमें जिस शब्द से शुरुआत हुई उसी से अंत होता है। और इसके कितने चरण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी 6 चरण होते हैं। तो ये इसका उदाहरण है। अगर आपको कोई दूसरा उदाहरण है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है और ये आपको अपने जीवन पे भी लागू करना चाहिए कि बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराज दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिय माह की जो बिना विचारे। ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है और आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, यही सब इसमें बताया गया है। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण, यानी चाहे आप साहित्यिक हिंदी आपके पास हो या सामान्य हिंदी, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इनको मैंने करा दिया है। अब जो बचे हुए हैं साहित्यिक हिंदी वालों के लिए, सामान्य हिंदी वालों के लिए सिर्फ इतने ही तैयार करने हैं। साहित्यिक हिंदी वालों की अगर बात करें तो उनको कुछ एक्स्ट्रा भी तैयार करने होते हैं, तो वो मैं किसी अगली वीडियो में करा दूंगा। अब चलिए हम इस चैनल में जब आ ही गए हैं आप, तो इसकी कुछ खासियत बता देते हैं आपको। फिजिक्स, पहला हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी, इन सभी की बिल्कुल फ्री में संपूर्ण तैयारी इस चैनल से आपको कराई जाएगी। और साथ में ही इन सभी की पीडीएफ, जैसे मैं बता रहा हूँ कराते जा रहा हूँ, और साथ में आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ। सेम टू सेम इसी तरीके से जितनी भी वीडियो आएंगी उनकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए जो डेरिवेशंस होते हैं जिनमें फॉर्मूला हो सकता है उनकी पीडीएफ ना मिले, देखिए मैं रियलिटी जो है वो बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं आपको
भ्रम में डाल दूँ, आपको उत्साहित कर दूँ और फिर मैं वो प्रदान ना कर सकूँ जो मैं वादा कर दूँ। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे डेरिवेशंस वगैरह होती हैं, उनमें फ़ॉर्मूले को लिखने या टाइप करने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए उनकी पीडीएफ हो सकता है ना मिले, लेकिन उनको भी मैं प्रोवाइड करने का, अगर हो सकता है किसी न किसी से तरीके से पॉसिबल, तो वो भी मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो सभी की फ्री में पीडीएफ मिलेगी और सभी की फ्री में तैयारी भी होगी। और साथ में ही इस बार हमने एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट आपको कहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पब्लिश कर दी है, पब्लिश करने में पैसा लगता है तो मैंने पब्लिश नहीं की है। ये ख़ासकर आप लोगों के लिए बनाई है जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े हैं वो भी टेस्ट दे सकते हैं। तो वेबसाइट का लिंक अबाउट सेक्शन में मिलेगा और ये किसके लिए है? टेस्ट के लिए है। मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। किसका? एमसीक्यूज़ का। क्योंकि एमसीक्यू आपको 1-2 तैयार नहीं करने होते हैं। इनको जितना आप तैयार कर लो, ऐसा तो पता नहीं है कौन-सा पूछ लिया जाए। तो जब आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में होती ख़ासियत ये है कि आपके ऊपर प्रेशर होता है थोड़ा-सा। प्रेशर होने के साथ में आपके पास जो टाइम होता है, उस टाइम में आप सोचते हैं जल्दी-जल्दी, सोचने के साथ आपकी जो मेंटालिटी है, वो डेवलप होती है और आप एग्ज़ाम जैसा प्रेशर अपने ऊपर फ़ील करते हैं, जल्दी-जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो आपको यहाँ से फ्री में टेस्ट देने को मिलेगा और इसमें मंथली का, या आप कहेंगे तो मैं 15 दिन के बाद क्वेश्चन भी चेंज करवा दूँगा, वैसे तो मैं मंथली का चेंज करवाता हूँ। और अगर आप कहेंगे तो मैं 15 दिन के बाद नए क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड करा दूँगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनकी फ्री में पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो आपके लिए इतना सब कुछ इस चैनल पर किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में, साथ में डेली भी आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है। बस हमें क्या चाहिए? आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो और भी हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इन सब का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।